बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द जर्म थ्योरी ऑफ डिज़ीज़ के बारे में कि ये जर्म थ्योरी ऑफ डिज़ीज़ क्या चीज़ है और इससे पहले लोगों का डिज़ीज़ के बारे में क्या कॉन्सेप्ट था और विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसे जर्म थ्योरी ऑफ डिज़ीज़ इवॉल्व हुआ और आज जर्म थ्योरी ऑफ डिज़ीज़ क्या कहती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी, जिसमें हम आपको बताते हैं, डिफिनीशन से ही स्टार्ट कर लेते हैं कि जर्म थ्योरी ऑफ डिज़ीज़ ये एक ऐसा साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि कोई भी अगर इन्फेक्शस डिज़ीज़ है तो उसके पीछे एक जर्म या एक पैथोजन का कोई ना कोई रोल होता है। कोई भी इन्फेक्शस डिज़ीज़ ख़ुद ब खुद नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे एक जर्म ज़रूर होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने बात की कि पैथोजन की डिज़ीज़ के पीछे पैथोजन का रोल होता है। तो वो पैथोजन क्या है? ठीक है, तो वो पैथोजन हमारे पास बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, प्रोटोज़ोआ हो सकते हैं। ये हमारे पास यूनिसेलुलर इनविजिबल माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाके ग्रो कर सकते हैं, उनके अंदर इन्वेड कर सकते हैं, उनके अंदर खुद की तादाद बढ़ा सकते हैं और उस होस्ट के अंदर बीमारियां भी ये क्या करते हैं, काज करते हैं। तो सिंपली पैथोजन क्या चीज़ है? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो किसी होस्ट के अंदर डिजीज़ कॉज करने की एबिलिटी रखता है, उसे आप पैथोजन कहते हो। तो जैसा कि एक टर्म मैंने इनविजिबिलिटी की बात की, तो जितने भी हमारे पास पैथोजन है वो सारे माइक्रोस्कोपिक है और यही मेन रीज़न है कि काफ़ी कई सदियों तक साइंटिस्ट को ये नहीं पता चला कि आखिरकार डिज़ीज़ के मेन रीज़न या मेन वजूहात क्या थे। अब जो अगर हम मॉडर्न बेसिस की अगर बात कर लेते हैं, तो मॉडर्न बेसिस ने यानी जब से जो जर्म थ्योरी है, यानी जर्म थ्योरी जब से आया, जर्म थ्योरी के बाद बहुत सारे नए साइंसेस के जो फाउंडेशन भी जो है ना डेवलप हो गए, जिनमें से माइक्रोबायोलॉजी हो गया, एपिडेमियोलॉजी हो गया, क्लिनिकल मेडिसिन हो गया। ये इससे पहले लोगों को इनके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन जो ही हमें ये पता चला कि किसी भी डिज़ीज़ के पीछे एक जर्म का हाथ होता है, एक पैथोजन का हाथ होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म का हाथ होता है, उसी वजह से दूसरे नए जो है ना साइंस भी इवॉल्व होते गए। नेक्स्ट अपनी स्लाइड में हम पढ़ते चले कि बिफोर द रिवॉल्यूशन, यानी कि जर्म थ्योरी आने से पहले लोगों का डिज़ीज़ के बारे में क्या कॉन्सेप्ट था। लोग क्या कहते थे कि अगर जब किसी को एक बीमारी होती थी तो लोग उसके बारे में क्या समझते थे, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी। तो उनमें हमारे पास कुछ स्पेशल और कुछ काफ़ी ज़्यादा फेमस किस्म के थ्योरीज़ है, जिनमें सबसे पहला जो थ्योरी है इसको हम कहते हैं मियास्मा थ्योरी। तो पहले ज़माने के जो लोग हैं वो ये समझते थे कि कोई भी जो बीमारी है, बीमारी का एक मेन वजह वो बैड एयर को कंसीडर कर लेते थे कि मतलब ख़राब हवा, और वो ये समझते थे कि वो जो ख़राब हवा है उसकी मेन वजह किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का गलना या फिर सड़ना। जब भी कोई ऑर्गेनिक मैटर सड़ता है तो वो सड़ के कुछ ऐसे पार्टिकल्स उस हवा में रिलीज़ करता है जिसकी वजह से वो हवा ख़राब हो जाता है, और एज अ रिज़ल्ट जब वो किसी इंसान के अंदर जाता है तो उसे बीमार कर देता है। तो ये हमारे पास एक बड़ा ही फेमस थ्योरी है जिसका नाम है मियास्मा थ्योरी। बहुत कई सदियों तक लोग इस थ्योरी पे बिलीव कर रहे होते थे। उसके बाद हमारे पास एक और थ्योरी आ जाता है जिसे एरिस्टोटल ने दिया हुआ है, जो कि बहुत ही फेमस किस्म की थ्योरी है, जिसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इस थ्योरी के मुताबिक लोगों का ये बिलीव था कि हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है, जानदार चीज़ें हैं, वो बेजान चीज़ों से बने हैं कहते थे। उनका मतलब अगर मैं आपको इधर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर समझाता चलूँ, तो जिस तरह अगर हम किसी गोश्त को 2-3 दिनों तक बाहर रखते तो उसके अंदर कीड़े पैदा होते। अब गोश्त हमारे पास एक नॉन लिविंग चीज़ है, ठीक है, लेकिन उससे कीड़े निकलते हैं। तो लोगों की बहुत ज़्यादा जो है ना, ये लोगों के माइंड में ये
इस एग्ज़ाम्पल ने लोगों के माइंड को बड़ा ही डाइवर्ट किया हुआ था कि लोग ये समझ रहे थे कि डिज़ीज़ के जो जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज़म है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म से इवॉल्व हुए हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लुइस पास्चर साहब, जिसको द पायनियर्स भी कहा जाता है, जो कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ का जो पायनियर अगर हम कहेंगे तो वो लुइस पास्चर ही है। ठीक है, तो लुइस पास्चर वो पहले बंदे थे जिसने इस स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव किया। इसने कहा कि नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज़म किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म से पैदा हो ही नहीं सकता। ठीक है, बल्कि लिविंग ऑर्गेनिज़म हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज़म से ही क्या होता है, पैदा होता है। तो इसके लिए इसने एक बहुत ही ज़्यादा अपना एक फेमस इसने एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है स्वैन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इसने स्पॉन्टेनियस जो जनरेशन है इसको क्या किया था, डिस्प्रूव किया था। ये वो पहले बंदे थे। ठीक है, तो इसी तरह इसके कुछ साइंस के फील्ड में, स्पेशली माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में इसके बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जिनमें से कुछ कंट्रीब्यूशन का इधर जिक्र किया गया है। तो लुइस पास्चर वो पहले बंदे थे जिसने आइडेंटिफाई किया था कि फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है उसके पीछे मेन रीज़न क्या है, माइक्रोब्स है। ये वो पहले बंदे थे जिसने ये सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया कि फर्मेंटेशन का जो मेन प्रोसेस है उसमें रोल किसका है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है। फिर इसने एक और जो है ना प्रोसेस डेवलप किया जिसको उसने पास्चराइजेशन का नाम दिया, और इस पास्चराइजेशन के मेथड से लोग इस टाइम भी अभी भी अपने फूड्स और जो लिक्विड्स है उनके अंदर जो जर्म्स है उनको मार देते हैं। फिर ये वो पहले बंदे थे, ये वो पहले साइंसदान थे जिसने क्या किया, रेबीज़ वैक्सीन बनाई सबसे पहले। अब आ जाते हैं हम थर्ड स्टेज में कि जिस कॉन्सेप्ट को लुइस पास्चर ने एक थ्योरेटिकल फॉर्म में डिस्प्रूव किया था, लेकिन उसके पास इतने ज़्यादा एविडेंसेस नहीं थे कि अपने उस थ्योरी को वो प्रूव करे। कि लुइस पास्चर ये तो कह रहे थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व नहीं हो सकते, लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही इवॉल्व होंगे। उसने ये बात तो कह दी, लेकिन उस बात के लिए उसके पास उस टाइम लुइस पास्चर के पास इतने ज़्यादा एविडेंसेस नहीं थी। तो रॉबर्ट कोच वो बंदा है जिसने लुइस पास्चर का जो थ्योरी था उसको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाया। ये वो पहले बंदे थे जिसने क्या किया, किसी भी जर्म और डिजीज़ को इसने कनेक्ट किया। कहने का मतलब ये कि हमेशा किसी भी डिजीज़ के पीछे किसी न किसी जर्म का क्या होगा, रोल होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि इसने इसके भी जिस तरह लुइस पास्चर के कंट्रीब्यूशन थे, रॉबर्ट कोच के भी हमारे पास साइंस के फील्ड में क्या है, कंट्रीब्यूशन है, जिनमें इसकी सबसे पहले कंट्रीब्यूशन है, ये वो पहले बंदे थे जिसने एंथ्रेक्स जो हमारे पास एक बीमारी है उसके पीछे का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो जर्म है, इसने आइडेंटिफाई किया था कि एंथ्रेक्स काज करने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक बैक्टीरिया है, जिसे इसने 1876 में आइडेंटिफाई किया था। और ये वो पहले बंदे थे जिसने सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस और क्लोरेला जैसे बीमारियों के कॉज का भी जो है ना पता किया था कि कौन उनके कॉजेटिव एजेंट्स है। ठीक हो गया। और यही वो पहले बंदा थे जिसने सबसे पहले प्योर कल्चर यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो किस तरह किया जाता है इसने कॉन्सेप्ट दिया, और इसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले ग्रो किया है। ठीक है, इन विट्रो कंडीशंस में, लेबोरेटरी के अंदर। और ये वो पहले बंदे थे जिसने स्टेनिंग टेक्निक इस्तेमाल की ताकि इनसे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकें। अगर हम रॉबर्ट कोच की बात करें तो इसने इन्हीं एक्सपेरिमेंट से कुछ फेमस पोस्टुलेट निकाले थे, जिनको जो कि अभी भी कोच पोस्टुलेट के नाम से जो है ना मशहूर है, और ये इस टाइम भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो रॉबर्ट कोच के जो 4 पोस्टुलेट थे वो कुछ इस तरह की। रॉबर्ट कोच का जो पहला पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि हमेशा एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म में कोई डिजीज़ या एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी स्पेशली जो पैथोजन है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो एब्सेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो आपके पास डिजीज़ पेशेंट होगा या अफेक्टेड पेशेंट होगा, उसके अंदर पैथोजन की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होगी। फिर वो अपना दूसरा पोस्टुलेट ये देता है कि जो डिज़ीज़ पेशेंट है, हमने कहा कि पहले पोस्टुलेट में कि डिज़ीज़ पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पैथोजन हो सकते हैं और आप उन पैथोजन को आइसोलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और आइसोलेट करके उनको ग्रो भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि रॉबर्ट कोच वो पहले बंदे थे जिसने
माइक्रो ऑर्गेनिज़म को जो है ना पैथोजन को कल्चर किया था। तो इसी तरह इसने अपने इस पोस्टुलेट से ये कहा है सेकंड पोस्टुलेट में कि डिजीज़ पर्सन के अंदर जो पैथोजन है आप उनको आइसोलेट अलग भी कर सकते हो और उनको ग्रो भी कर सकते हो। फिर थर्ड पोस्टुलेट में ये कहता है कि अगर आप उस आइसोलेटेड पैथोजन को दोबारा अगर किसी हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर इंसर्ट करोगे तो वो दोबारा से उस हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर भी डिजीज़ कॉज करने की उनके अंदर एबिलिटी होती है। और उसका फोर्थ जो पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि अगर आप उस इनोकुलेटेड जो आपका पैथोजन था जिसे आपने एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला था उसको दोबारा से आइसोलेट करके देखोगे, दोबारा से उसकी कल्चरिंग करोगे, तो आपको पहले से आइसोलेट किया हुआ और बाद में जो आइसोलेट किया हुआ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो पैथोजन होंगे, वो दोनों क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। तो ये हमारे पास रॉबर्ट कोच के कुछ फेमस पोस्टुलेट्स है जिनको कोच पोस्टुलेट कहा जाता है, जो कि जर्म और डिजीज़ को क्या कर लेते हैं? रिलेट कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास एक और साइंटिस्ट आ जाता है जिसका नाम है जोसेफ लिस्टर और इसके साथ एक टर्म यूज़ हुआ है एंटीसेप्टिक सर्जरी। जोसेफ लिस्टर भी जिस तरह रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर का जो थ्योरी था उसको प्रैक्टिकली प्रूव किया, इसी तरह जोसेफ लिस्टर भी लुइस पास्चर से बड़े ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। तो इसने क्या कहा कि जैसे कि इसने कहा कि जोसेफ लिस्टर का ये ख्याल था कि एयर के अंदर कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, पैथोजन होते हैं, जो कि ड्यूरिंग सर्जरी हॉस्पिटल के अंदर ड्यूरिंग सर्जरी वो पेशेंट के वोंड्स के अंदर चले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, और जिस वजह से ऑपरेशन के बाद मोर्टेलिटी के रेट कई ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसने इस टर्म को यानी या इस कंडीशन को कम करने के लिए यानी पोस्ट सर्जिकल जो मोर्टेलिटी है इसको कम करने के लिए उसने सबसे पहले इस बंदे ने फ़िनोल का इस्तेमाल किया, यानी स्टेरलाइजेशन की कॉन्सेप्ट। ये वो पहले बंदे थे जिसने स्टेरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। तो ये क्या कर रहे होते थे कि फ़िनोल का इस्तेमाल कर लेते थे और उस फ़िनोल से जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट थे उनको भी वॉश कर रहे होते थे, और जो वोंड्स थे उन मरीज़ों के जो ज़ख़म थे उनको भी ये धो रहे होते थे। तो इसका नतीजा यूँ निकला कि जो पोस्ट सर्जिकल जो मोर्टेलिटीज़ थी वो पहले के नतीजे में बहुत ही ज़्यादा उनमें क्या आ गई? कमी आ गई। फिर हमारे पास एक और बंदा आ जाता है जिसका नाम है जॉन स्नो, यानी जो जैसा कि मैंने कहा कि जर्म थ्योरी ऑफ डिज़ीज़ जब डेवलप हुआ उसके बाद बहुत सारे नए साइंसेस भी जो है ना डेवलप हुआ, जिनमें से एक एपिडेमियोलॉजी की हमने बात की थी। तो एपिडेमियोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले किसने दिया था? जॉन स्नो ने। इसको एपिडेमियोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। तो इसने एपिडेमियोलॉजी का कॉन्सेप्ट किस तरह दिया कि लंदन के अंदर एक कॉलेरा का एक आउटब्रेक हुआ था। तो ये वो पहले बंदे थे कि जिसने ये कोशिश की कि वो ऐसी कौन सी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से जो है ना लंदन के अंदर इतने बड़े पैमाने में एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोग कॉलेरा से अफेक्ट हुए। तो ये उससे जानने की कोशिश की और इसने बहुत ही ज़्यादा स्टडीज़ करने के बाद, बहुत ही ज़्यादा डेटा कलेक्ट करने के बाद फाइनल स्टेज पे ये पहुंच गए। उसको ये रिज़ल्ट मिल गया कि जो कॉलेरा है उसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है? हमारे पास वाटर है, कंटेमिनेटेड वाटर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैकेनिज़्म ऑफ इन्फेक्शन, कि आया ये जो हमारे पास पैथोजन है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वो वायरस हो, वो फंजाई हो, वो किस तरह से आपको इन्फेक्ट करते हैं। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ से आपको ये तो पता चला कि किसी भी डिज़ीज़ के पीछे किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म या किसी न किसी पैथोजन का हाथ होता है। तो अब ये आते कैसे हैं हमारे अंदर? तो इनके कुछ मैकेनिज़्म है, कुछ पाथवेज़ है जिनके ज़रिए ये एक बंदे से दूसरे बंदे में चले जाते हैं, या तो इन्वायरमेंट से जो है ना फिर किसी होस्ट के अंदर, ससेप्टेबल होस्ट के अंदर चले जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा इनका इनका जो मैकेनिज़्म है वो है एयरबॉर्न, यानी ये जो पैथोजन है वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर क्या होते हैं? ये ट्रांसफ़र होता है। इसका अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता चलूँ तो अगर कोई फ्लू का मरीज़ या टीबी का मरीज़ जब खांसता है तो उसके अंदर जो पैथोजन थे वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर उस एयर में चले जाते हैं, और सराउंडिंग में जो भी लोग उस इन एयर को पोल्यूटेड या कंटामिनेटेड एयर को इनहेल कर लेता है तो वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म उस बंदे के अंदर चले जाते हैं और वो बंदा भी इन्फेक्ट होता है। दूसरा हमारे पास है वाटर बोर्न,
यानी ये ऐसे बीमारियां होंगी या ऐसे इन्फेक्शन होंगे जो पानी के ज़रिए फैलते हैं, जैसा कि कोलरा और टाइफाइड। ये ऐसे बीमारियां हैं जो गंदा पानी पीने से फैलते हैं। तीसरा हमारे पास है डायरेक्ट कांटेक्ट। कुछ हमारे पास इन्फेक्शन ऐसे जो डायरेक्ट कांटेक्ट से हो जाती है। आप किसी फिजिकली किसी गंदे कंटामिनेटेड चीज़ को टच कर लेते हो और आपका हाथ किसी वजह से जो है ना आपके मुंह पे लग जाता है, तो वहाँ से भी जो है ना आपको इन्फेक्शन हो सकती है। फोर्थ हमारे पास है वेक्टर्स के ज़रिए। बहुत सारी बीमारियां ऐसे कि जो कि किसी वेक्टर के ज़रिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ज़रिए किसी ससेप्टेबल होस्ट के अंदर चले जाती है और उनको इन्फेक्शन कॉज कराती है। जिनका अगर मैं आपको एग्जांपल देता चलो तो मॉस्कीटो है, जो कि एज अ वेक्टर के तौर पे काम करता है। ये क्या करते हैं, मलेरिया डिजीज़ को सेपरेट करने में इस इंसेक्ट का बड़ा अहम रोल है। फिर अगर द इम्पेक्ट ऑन मोर्टेलिटी की बात की जा रही है, ठीक है। सो बिफोर 19 सेंचुरी तकरीबन, यानी ये जर्म थ्योरी ऑफ जो डिज़ीज़ ये आने से पहले हमारे पास जो मोर्टेलिटी की रेट थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। मतलब बच्चा पैदा होने के बाद 5 साल होने तक, यानी पैदा होके 5 साल के दरमियान, यानी कि हाफ ऑफ जो बच्चे थे, आधे जो बच्चे थे वो 5 साल हो, मतलब वो 5 साल भी नहीं जी सकते थे। आधे से ज़्यादा बच्चे मर जाते थे। उसकी मेन रीज़न क्या थी, क्योंकि लोगों को उस वक़्त उस बीमारी के कॉजेटिव एजेंट्स का पता नहीं था। लेकिन जो ही जो है ना जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ का कॉन्सेप्ट आ गया, ये पता चला कि किसी भी डिजीज़ के अंदर किसी जर्म का रोल होता है, तो लोगों ने क्या किया, हर एक डिजीज़ के पीछे उसको टारगेटेड थेरेपीज़ करनी स्टार्ट की, जिससे मोर्टेलिटी की रेट जो है ना बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई, कम हो गई। उसके बाद अगर हम बात की जाए कि यानी कि मॉडर्न सेफगार्ड की आगे, यानी इस जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ का तो हमें पता चला कि किसी भी बीमारी के पीछे किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन का हाथ तो होता है। तो अब हम क्या ऐसे तरीके अडॉप्ट कर सकते हैं, कौन से ऐसे प्रिकॉशनरी मेयर्स हैं जिनको फॉलो करके हम मज़ीद इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो इनमें हमारे पास सबसे पहले वैक्सीनेशन है। तो वैक्सीनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है बाहर के पैथोजन के लिए। दूसरा हमारे पास है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल्स है या ऐसे दवाइयाँ हैं जो कि स्पेशली डिज़ाइन की गई है स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या स्पेसिफिक पैथोजन को किल करने के लिए। तीसरा हमारे पास है एंटीसेप्टिक टेक्निक। जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हो उस इन्वायरमेंट को जितना आप ज़्यादा साफ़ रखोगे, ठीक है, उतना ही आप जो है ना बीमारियों के लिए कम से कम ससेप्टेबल हो जाओगे। और फोर्थ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगता बड़ा या सिंपल है, जो कि हैंड हाइजीन। क्योंकि डेली लाइफ में हमारे जो हैंड ही ऐसी चीज़ है जो सबसे एक्टिव होती है। अगर हम अपने हाथों को साफ रखेंगे तो माइक्रोब्स आसानी से हमारे अंदर नहीं जा सकेंगे। तो अगर आपको इसी उसमें कोई क्वेरी है, इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी अगर कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।